हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। आपको इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से संबंधित सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। आज से हम हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब जानते हो कि हिंदी एक भाषा है, तो हम हिंदी को समझने से पहले भाषा पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, भाषा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अपने भावों को व्यक्त करता है। आपने बिल्ली को देखा होगा, म्याऊ बोलती है, कुत्ते को देखा होगा, भौंकता है। लेकिन हम इन जीवों की जो भाव होते हैं उन्हें भाषा नहीं कह सकते। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे समझदार प्राणी के रूप में बनाया है, तो मनुष्य जब अपने भावों को प्रदर्शित करता है तो जो माध्यम होता है उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो हम भाषा के आज अर्थ, प्रकार, परिभाषा इन सभी को डिटेल से समझेंगे। और रोज की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा का अर्थ देख लेते हैं कि जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ कहना या बताना है। जब भी हम किसी को कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं तो उसे हम भाषा कह सकते हैं। भाषा ध्वनि चिन्हों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, अपने भाव, अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है और दूसरे के विचार, भाव, इच्छा ग्रहण करता है। हम अपने अंतर्गत जो कुछ क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को ध्वनि के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे कंठ से जो भी ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को ही भाषा कहा गया है। इसके माध्यम से ही हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्वीट के अनुसार भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। यहाँ स्वीट्स ने भाषा को, जो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है, जो हमारे कंठ से स्वर निकलता है और जो विचार हम प्रस्तुत करते हैं उसी को भाषा कहा है। अगली परिभाषा है श्याम सुंदर दास के शब्दों में। तो इन्होंने भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। इन्होंने भाषा को ध्वनि के द्वारा जो संकेत किया जाता है उस व्यवहार को भाषा कहा है। अगली परिभाषा है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की यदि तंत्री की झंकार है जिसकी स्वर में अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंद पंत ने भाषा के ऊपर एक छोटी सी कविता ही बना डाली। यहाँ पर संसार का सबसे सुंदर चित्र, सबसे सुंदर स्वरूप भाषा को कहा है। अगली परिभाषा है रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है। यहाँ पर रामचंद्र वर्मा ने हमारे मुख से, हमारे कंठ से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी वाक्य समूह निकलते हैं, जो कुछ बातें हमारे मन में होती है, हम दूसरे के सामने जब उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। तो आप यहाँ पर भाषा का अच्छे से अर्थ समझ चुके होंगे कि जब भी हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसी प्रस्तुतिकरण को, उसी भाव को भाषा कहा जाता है। यहाँ पर हम भाषा के प्रकार या रूप देख लेते हैं। तो यदि हम मुख्य रूप से भाषा के प्रकार देखें तो भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। इन दो मुख्य प्रकार के अलावा एक सांकेतिक भाषा भी होती है जिसमें हम किसी चीज़ को संकेत करके बताते हैं। यहाँ हम मौखिक भाषा का अर्थ देख लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन है। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए ध्वनि संकेतों के समूह को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो सभी कर सकता है। कहानी, भाषण, वाद विवाद, टेलीफोन आदि
भाषा का ध्वनि रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति यदि अनपढ़ भी है, वो पढ़ा लिखा ना भी है, तब भी वह बोलकर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। तो मौखिक भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सरल साधन होती है, जिसके द्वारा हमारे कंठ से, हमारे गले से जो ध्वनियाँ निकलती है, जिस ध्वनि के माध्यम से हम किसी के समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत कर देते हैं, तो वहाँ पर मौखिक भाषा कहलाती है। अगली भाषा है लिखित भाषा। अब इसे भी देख लेते हैं हम। तो जो भाषा के मौखिक रूप को हम स्थायी नहीं मानते। यदि हम कुछ बोल दें तो हम सामने वाले व्यक्ति को, यदि वो किसी चीज़ से मुकर जाए कि इसने नहीं बोला, इसलिए हम मौखिक भाषा को स्थायी नहीं मानते। इसलिए लिखित रूप में भाषा हमेशा मौजूद रहती है। भाषा का जो लिखित रूप है, विचारों के संचयन का माध्यम है। हम अपने जो भी विचार है, यदि हम उसे लिख कर इकट्ठा कर लें तो वह कभी नहीं खत्म होते। और लिपि ने मौखिक भाषा को लिखित स्वरूप प्रदान किया है। लिपि के माध्यम से ही मौखिक भाषा को लिखित स्वरूप प्रदान हुआ है। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे पत्र लिखना, किताब लिखना, ये सारी चीज़ें लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा, हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, तो वो लिखित के रूप में आ जाता है। जैसे आपके सामने अभी कुछ स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, तो वो क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। और मैं साथ में बोल भी रही हूँ, तो वो क्या हो गया? मौखिक रूप हो गया। तो आप यहाँ दोनों प्रकार अच्छे से समझ चुके होंगे, लिखित और मौखिक। यहाँ पर बीच में लिपि का यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ लिपि का अर्थ भी देख लीजिए कि भाषा की ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। जो भी हमारी ध्वनि है, उन ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों के द्वारा बताया गया है, तो वही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और प्रत्येक भाषा की प्रत्येक लिपि अलग अलग होती है। यहाँ पर हमने सुना ही है कि जो हिंदी है वह देवनागरिक लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सारी देवनागरिक लिपि में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जो उर्दू भाषा है वह फारसी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। जितनी भी भाषाएं होती है वह अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर लिपि का अर्थ भी समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पर भाषा की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विशेषता है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज है ना, व्यक्ति समाज में ही अधिकांश समय व्यतीत करता है और समाज के द्वारा ही हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वह हमारे भाई बहन हो, माता पिता हो या आस पड़ोसी हो, सबसे हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो भाषा की ये विशेषता हो गई। सेकेंड है, भाषा सर्वव्यापक है। सर्व मीन्स सब के लिए ना, सब जगह व्यापक है। तो भाषा को हम छोटा रूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा तो प्रत्येक जगह स्थित होती है। सभी की अलग अलग भाषाएं होती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा को परिवर्तनशील भी कहा गया है कि जब भी हम समाज के अंतर्गत या अपने परिवार के अंतर्गत अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ के वातावरण से हमें कुछ न कुछ संस्कार निरंतर मिलते ही रहते हैं, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन होता चला जाता है। अगला है, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मीनिंग होता है प्राप्त करना। तो जो मनुष्य होता है, जब वह जन्म लेता है तो कुछ भी सीख के नहीं आता है। जो कुछ वो सीखता है वह अपने परिवार के साथ अपने माता पिता से अर्जित करता है, प्राप्त करता है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। फिर है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि भाषा नहीं होती तो हम जो अपने विचार है, अपने भाव है, उसको कैसे प्रस्तुत करते? तो यहाँ इसलिए भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम भी कहा गया है। अगली विशेषता है, भाषा परंपरागत है। तो भाषा परंपरा से ही चली आ रही है। हमारे घर के सदस्य जिस भाषा का यूज करते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, तो जैसी भाषा चली आ रही है उसी भाषा को हम आगे भी बोलेंगे। तो इस प्रकार भाषा परंपरागत है।
प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र ढांचा होता है। भाषा पर किसी का रोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और भाषा भी स्वतंत्र है, वह किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। फिर है भाषा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की होती है। हमने लिखित रूप भी समझा था और मौखिक रूप भी समझा था, तो हम भाषा को लिखकर और बोलकर दोनों प्रकार से बता सकते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।